मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर से दिया गया है। एक टॉपिक है बायोट सेवर्ट। देखिए बायोट सेवर्ट ये दो नाम हैं। ये फ्रेंच साइंटिस्ट थे, जीएन बैप्टिस्टे बायोट एंड फेलिक्स सेवर्ट, और दोनों साइंटिस्ट ने इन 1830 में ये बताया कि हम मैग्नेटिक फील्ड के लिए एक एक्सप्रेशन तैयार कर सकते हैं करंट एलिमेंट को लेकर। देखिए ऑर्स्टेड ने तो बताया कि मैग्नेटिक फील्ड हम कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैसे हम पा सकते हैं ये ऑर्स्टेड नहीं बता पाए थे। तो बायोट सेवर्ट ने एक एक्सप्रेशन ऐसा तैयार किया जिससे हम किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए हम मैग्नेटिक फील्ड के लिए एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए कि ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये एक वायर है, ये इसमें करंट फ्लो कर रही है और करंट फ्लो का डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ है। देखिए वायर हमेशा स्ट्रेट हो ऐसा जरूरी तो है नहीं, तो वायर इसीलिए हमने थोड़ा सा टेढ़ा लिया है। अब हम इसको एक काम करेंगे कि एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तैयार करेंगे। ये देखिए एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। अगर करंट आई इस कंडक्टर में फ्लो कर रही है तो आई की वैल्यू इस कंडक्टर में हर जगह सेम है और आई का डायरेक्शन भी हर जगह सेम है। तो हम क्या करते हैं, इस वायर को कई छोटे छोटे डिस्टेंस में ब्रेक कर लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं। तो हमने क्या किया, इस पूरे वायर का एक वेरी स्मॉल पार्ट डीएल कंसीडर किया और इस डीएल के कारण किसी पॉइंट पी पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता लगाना है और ये डीएल से जो पी पॉइंट है इसकी डिस्टेंस है या इसका पोजीशन वेक्टर है आर, ठीक है। तो पॉइंट पी पर इस डीएल के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बेटा जीबी लगेगी, ठीक है। तो ये डीबी किस किस पर डिपेंड करती है, ये डीबी आई पर डिपेंड करती है, इस वायर में कितना करंट फ्लो कर रहा है, ये डीबी। अच्छा डीबी क्या है, पॉइंट पी पर डीएल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड। डीबी आपका डिपेंड करता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। अब ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन हमने खींची है ये इस वेक्टर आर के साथ अगर मान लीजिए थीटा एंगल बनाता है तो ये डीबी डिपेंड करता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, ठीक है। और ये डीबी डिपेंड करता है डीएल। ये डीएल क्या है, ये डीएल आपका करंट एलिमेंट। डीएल क्या है, करंट एलिमेंट। देखिए इन्होंने बताया ना, डिड्यूस एन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करंट एलिमेंट। इस करंट एलिमेंट के कारण पॉइंट बी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके लिए एक्सप्रेशन हम तैयार कर रहे हैं। अगर बेटा इन चारों को ऐड कर दिया जाए तो हमारा
पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड किस किस पर डिपेंड करता है, कैसे डिपेंड करता है, I dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। हमने इन चारों को मिक्स कर दिया, ठीक है। अगर हम ये प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो हमारे पास एक कांस्टेंट आ जाएगा। अगर हम ये प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो हमारे पास एक कांस्टेंट आ जाएगा कि आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा, ये के क्या है, ये के क्या है, where K is permeability of free space। K आपका फ्री स्पेस की परमेबिलिटी होती है और K की वैल्यू μ0 अपॉन 4 पाई है, ठीक है। अब आप ये बताइए, क्या हम इस इक्वेशन ऐसे लिख सकते थे, dv इक्वल टू μ0 अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये जो आपको इक्वेशन है ये आपको किसके कारण मिला है, इस करंट एलिमेंट के कारण मिला। देखिए, ये जो फार्मूला आपको मिला dv इक्वल टू μ0 अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, इसमें ये जो μ0 अपॉन 4 पाई है ये आपका प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, बायोट सेवर्ट ने ये बताया, और इसकी वैल्यू 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर होती है और इसकी दूसरी यूनिट होती है वेबर पर मीटर एम्पियर। ये दो यूनिट होती है, एमसीक्यू क्वेश्चंस में ये यूनिट्स पूछे जाते हैं। वेक्टर फॉर्म में इसी फार्मूले को कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, dv वेक्टर इक्वल टू μ0 अपॉन 4 पाई आई dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर अपॉन r क्यूब। देखिए, इसको याद करना भी आसान है, वेक्टर r क्रॉस वेक्टर dl दैट इज इक्वल टू r dl साइन थीटा होता है, ठीक है। तो अगर हम इसकी जगह पर r dl साइन थीटा कर देते हैं तो ये r इस r क्यूब से जब कटेगा तो r स्क्वायर मिल जाएगा, है ना। तो फार्मूला तो हमें यही मिलेगा। अब ये कह रहे हैं कि ये जो हमने वायर लिया है इसमें करंट 1 एम्पियर हो जाए, dl की वैल्यू 1 मीटर हो जाए और ये जो थीटा है ये 90 डिग्री हो जाए और ये जो डिस्टेंस है r, ये r भी 1 मीटर हो जाए, है ना। तो dv की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 10⁻⁻7 टेस्ला। ये बताइए 1 टेस्ला इक्वल टू कितना होगा, क्या ये 10⁻⁷ dv होगा कि नहीं। 10⁻⁻7 जब इधर ले जाएंगे 10⁻7 dB हो जाएगा। तो एक डिफिनीशन पूछी जाती है, व्हाट डू यू मीन बाय 1 टेस्ला। तो हम इस फार्मूले से ही 1 टेस्ला को डिफाइन करेंगे। 1 टेस्ला इज 10⁻7 टाइम्स मैग्नेटिक फील्ड। 1 टेस्ला इज 10⁻7 टाइम्स
magnetic field produced by a conducting wire of 1 meter length। मतलब एक हमने वायर लिया है जिसकी लेंथ 1 मीटर है एंड कैरिंग करंट ऑफ 1 एम्पियर, और उसमें वायर में करंट कितना फ्लो कर रहा है, 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम इट, और वो 1 मीटर डिस्टेंस पर है एंड परपेंडिकुलर टू इट। इसका मतलब ये जो थीटा है ये 90 डिग्री पर, तो अगर हम थीटा की जगह 90 डिग्री कर देंगे तो साइन 90 की वैल्यू 1 होती है ना। इस तरीके से टेस्ला की 1 टेस्ला की डिफिनीशन तैयार होती है। बच्चों ये 1 टेस्ला की डिफिनीशन भी तैयार कर लेंगे, यहाँ पर यूनिट तैयार कर लेंगे, ठीक है, आपका वेक्टर फॉर्म तैयार कर लेंगे, और ये जो बायोट-सेवर्ट ने जो आपको डेरिवेशन दिया वो आप तैयार कर लेंगे, ठीक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट रिलेशन U0 एप्सिलॉन नॉट एंड C का एक रिलेशन है। देखिए हम लोग जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है। इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये हमने कूलम्स लॉ में पढ़ा है, और हमने जो अभी बायोट-सेवर्ट लॉ पढ़ा उसमें μ0/4 पाई की वैल्यू क्या थी, ये वैल्यू थी 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ये है, हाँ सही, टेस्ला मीटर पर एम्पियर। इसको आप क्या करेंगे, इक्वेशन 1 मान लेंगे, इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे, और दोनों को डिवाइड कर देंगे। डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 यू गेट। देखिए जब आप डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन μ0/4 पाई, दैट इज इक्वल टू 9 × 10⁻⁹ अपॉन 10⁻⁻7, ठीक है। अब ये -7 को जब ऊपर ले जाएंगे तो ये 10⁻7 हो जाएगा, ठीक है। ये बन जाएगा 9 × ये -7 जब ऊपर जाएगा तो 9 + 7 10⁻16 हो जाएगा, है ना। ये 4 पाई और ये 4 पाई कट हो जाएगा, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट, एंड दैट इज इक्वल टू 9 × 10⁻16। ये बताइए क्या हम इसको 3 × 10⁸ होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं। भाई देखिए 3 का स्क्वायर 9, 10⁸ का स्क्वायर 10⁻16। अच्छा 3 × 10⁸ ये क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ये हम लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा है। स्पीड ऑफ लाइट को बेटा स्मॉल c से रिप्रेजेंट करते हैं, तो दैट इज इक्वल टू c²। अब आपको ये बताना है बेटा c की वैल्यू क्या होगी।
अगर यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ रूट लग जाएगा, ये हो जाएगा 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये जो रिलेशन आपको मिला है ये रिलेशन है आपका μ0 एप्सिलॉन नॉट एंड c का। इट्स वेरी सिंपल, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं, है ना। चलिए अब आगे चलते हैं। बायोट-सेवर्ट लॉ से ही रिलेटेड एक डेरिवेशन और है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। ये एक वायर है, एक्स वाई एक वायर है, ये स्ट्रेट कंडक्टर है और पॉइंट P एक ऐसा पॉइंट है जहां पर हमें मैग्नेटिक फील्ड के लिए एक्सप्रेशन तैयार करना है और ये परपेंडिकुलर ए डिस्टेंस पर है। ये पॉइंट P इस वायर से परपेंडिकुलर ए डिस्टेंस पर है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक करंट एलिमेंट, इस वायर का एक करंट एलिमेंट फाइंड आउट करेंगे, उसको हमको लेना पड़ेगा। इस वायर में करंट I फ्लो कर रही है साउथ टू नॉर्थ। ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं, इस पॉइंट से L डिस्टेंस पर हमने एक करंट एलिमेंट DL लिया है, एक करंट एलिमेंट DL लिया है, जिसको हमने इसको ऐसे करके मिला लिया। ठीक है, और ये हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना रहा है। हमने एक कंस्ट्रक्शन किया है, पॉइंट P से इस वायर के एंड को कनेक्ट किया है। हालांकि ये इमेजिनरी लाइन है, ठीक है, ये इमेजिनरी लाइन है। हमने वायर के एंड को कनेक्ट किया और हमने ये इसको देखा, ये आपका φ1 एंगल बना रहा है ऊपर की तरफ और φ2 और ये φ2 एंगल बना रहा है नीचे की तरफ। ठीक है, और ये जो हमने करंट एलिमेंट लिया है ये आपका r डिस्टेंस पर है। करंट एलिमेंट से ये वाला पॉइंट P कितने डिस्टेंस पर है, r डिस्टेंस पर है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसका पोजीशन वेक्टर वेक्टर r है। ठीक है, ये जो आपकी लाइन देख रहे हैं ये आपका फाई एंगल बनाता है। देखिए अब इसमें एंगल में कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो पोजीशन वेक्टर वाली लाइन है ये हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ फाई एंगल बनाता है। ठीक है ना। अब हमें ये पता लगाना है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट एट P पर इस करंट एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, तो dB इक्वल टू μ0/4 पाई I dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। बायोट-सेवर्ट में तो यही बताया ना, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट निकल गया। ठीक है, अब हम ये देखेंगे, ये जो देख रहे हैं ये थीटा और ये फाई, थीटा और फाई अगर
हियर थीटा प्लस फाई इक्वल टू क्या होगा, 90 डिग्री होगा कि नहीं। देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री है, ये थीटा है, ये फाई है। तो किसी भी ट्रायंगल में 3 एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, तो ये 90 तो है ही, तो दोनों एंगल का सम कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ये बताइए थीटा इक्वल टू क्या होगा, 90 डिग्री माइनस फाइव। अगर हम दोनों तरफ साइन लगा देते हैं तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, साइन 90 डिग्री माइनस फाइव होगा, है ना। तो साइन 90 माइनस फाइव की वैल्यू क्या होती है, कॉस फाइव होती है। तो आप इस ट्रायंगल में क्या कॉस फाइव की वैल्यू बता सकते हैं, इस ट्रायंगल में कॉस फाइव की वैल्यू बता सकते हैं क्या होगी। इस ट्रायंगल में कॉस फाइव की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेनस, है ना। इस फाइव के लिए बेस है ए और हाइपोटेनस है आर, दैट इज इक्वल टू, यहीं पर लिख देते हैं ए अपॉन आर, ठीक है। अच्छा इतना पहले आप नोट कर लीजिए। हाँ, तो अब देखिए ये जो हमें मिला है cos फाइव की वैल्यू ए अपॉन आर मिली है, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, इफ cos फाइव इक्वल टू ए अपॉन आर, आर की वैल्यू हो जाएगी ए अपॉन cos फाइव। अब ये cos फाइव को जब ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, ए सेक फाइव हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो आर की वैल्यू आपको मिली, यही आर की वैल्यू आपको यहाँ पुट अप करनी है, ठीक है। अब आता है आपको निकालना है tan फाइव। नाउ अब बताइए tan फाइव की वैल्यू क्या होगी, इसी ट्रायंगल में बताना है। ये जो ट्रायंगल आपको दिखा है ना, ये वाला ट्रायंगल, इसी में tan फाइव की वैल्यू बताना है। tan की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस फाइव के लिए परपेंडिकुलर ये है, मतलब l, और बेस है a। क्या tan फाइव की जगह पर हम लोग l अपॉन a लिख सकते हैं। अच्छा, इससे l की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, a tan फाइव, ठीक है। अब ये जो l की वैल्यू मिली है, इसको हमको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना। क्यों डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि हमें l नहीं चाहिए, हमें dl चाहिए। हमें करंट एलिमेंट क्या दिया गया है, dl, और ये dl कैसे निकलेगा, जब हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे तभी हमें dl मिलेगा। देखिए हम यहाँ से रब कर ले रहे हैं, एक चीज हम लोग यहाँ पे जाने रहेंगे कि हमने साइन थीटा की वैल्यू क्या निकाली है, cos फाइव। ये हम याद रखेंगे, ठीक है। और r की वैल्यू हमने क्या निकाली है, r की वैल्यू हमने निकाली है a sec फाइव। r की वैल्यू a sec फाइव अभी हमने निकाली। अब इसका हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट इट वी गेट, ये जो यल है
ये आपका डीएल बन जाएगा। ये बेटा कांस्टेंट टर्म है, ये वैसे ही रहेगा। और tan फाई आपका क्या रह जाएगा, tan फाई का जब डिफरेंशिएट करते हैं क्या मिलेगा, sec स्क्वायर फाई। ये डीएल की वैल्यू हमें मिली। तो देखिए हमें जो आर की वैल्यू मिली है, साइन थीटा की वैल्यू मिली है और ये डीएल की वैल्यू मिली है, ये तीनों वैल्यू हमको इसमें डालनी है। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर डीएल एंड साइन थीटा इन इक्वेशन 1। ठीक, बताइए dv इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, आई वही रहेगा, dl आपका बन जाएगा a sec स्क्वायर फाई, साइन थीटा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, cos फाई अपॉन ये आर स्क्वायर किसमें कन्वर्ट होगा। देखिए आर की वैल्यू दी गई है, आर स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई, है ना। हाँ ठीक, तो हम देखेंगे बेटा ये सेक स्क्वायर फाई कट हो जाएगा और ए से बेटा ये स्क्वायर कट जाएगा। तो dv इक्वल टू क्या मिलेगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई cos फाई अपॉन ए। ठीक है, तो ये आपको dv की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, अभी तो आपने ये देखा कि हमें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मिला है वो इस करंट एलिमेंट के कारण मिला है ना। तो ये करंट एलिमेंट तो बहुत छोटा होता है, तो हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है पूरे वायर के कारण निकालना है ना। तो जब हम पूरे वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक, इस पूरे वायर के लिए इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। चलिए, टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट पी, मैग्नेटिक फील्ड पी पर ड्यू टू इंटायर कंडक्टर, इस पूरे कंडक्टर के कारण जो हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो वो हो जाएगी कैपिटल बी। ये जो dv है ये b में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और इस b की वैल्यू, ये b की वैल्यू निकली कैसे, जब हमने dv का इंटीग्रेशन किया तभी निकली। और ये जो dv है ये वाली लाइन कितना एंगल बना रही है, φ1, और ये वाली लाइन कितना एंगल बना रही है, φ2। तो इसकी लिमिट हम कहाँ से कहाँ तक लेंगे, φ1 to φ2 इसकी लिमिट लेंगे। ठीक है, अब दैट इज इक्वल टू, अब इसको लिखेंगे तो ये देखिए ये कांस्टेंट टर्म है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए भी कांस्टेंट टर्म है, बाहर आ जाएगा। अब हमारा यहाँ पर एक इंटीग्रेशन जो बचेगा वो किसके लिए लगेगा, cos फाई के लिए लगेगा। और इसकी लिमिट क्या होगी, φ1 to φ2। ठीक है,
ये जो dB है ये तो कन्वर्ट हो गया B में, ये तो कन्वर्ट हो गया B में, और ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन A cos फाई का इंटीग्रेशन क्या होता है? cos फाई का इंटीग्रेशन होता है sin फाई। cos फाई का इंटीग्रेशन क्या होता है? sin फाई। तो क्या हम इसको sin फाई लिख सकते हैं और इसकी लिमिट phi2 से phi1 ले सकते हैं। इंटीग्रेशन को अगर हम कन्वर्ट करना चाहें तो ऐसे कन्वर्ट किया जाता है। अगर लिमिट दी गई हो तो हम इस फाई की जगह एक बार phi2 रखेंगे, एक बार phi1 रखेंगे। d इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन A, और यहाँ हो जाएगा sin phi2 माइनस sin phi1। ठीक है, अब हमें ये देखना है ये जो phi1 है sin phi2 माइनस sin phi1 है, यहाँ पर एक हम लोगों ने गलत किया। वो गलती क्या थी? देखिए ये नीचे की तरफ लिया जा रहा है, ये एंगल हम नीचे की तरफ ले रहे हैं। ये जो phi2 है ये हमको निगेटिव लेनी है, ये phi2 क्या लेनी है? निगेटिव लेनी है। ये phi2 की वैल्यू निगेटिव लेनी है, और ये phi1 हम ऊपर की तरफ ले रहे हैं, इसलिए phi1 की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे। ये अगर phi2 अगर निगेटिव ले रहे हैं तो ये phi2 की वैल्यू अगर निगेटिव ले रहे हैं तो ये क्या बन जाएगा? साइन माइनस phi2 माइनस साइन phi1। ठीक है, दैट इज इक्वल टू d इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन A, ये हो जाएगा ब्रैकेट में माइनस साइन phi2 माइनस साइन phi1। ठीक, अब ये निगेटिव हम अगर बाहर ले जाते हैं ये हो जाएगा माइनस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन A साइन phi2 प्लस साइन phi1। ठीक है, निगेटिव से हमें मतलब नहीं है, निगेटिव केवल डायरेक्शन में आता है। ठीक, ये जो आपको डेरिवेशन मिला है ये मिला है फॉर ए स्ट्रेट कंडक्टर। ठीक है, थैंक यू बेटा, आज के लिए इतना ही। हैव ए गुड डे।